दोस्तों, आज फिर से एक बार नई वैकेंसीज की सूचना लेकर के आया हूँ। इस वैकेंसी में क्या पूछा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि कुछ भी छूटे ना। आइए शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पटना उच्च न्यायालय की भर्ती आई है और इसमें देखिए लिखा हुआ है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर फॉर सुभाष सेल। मतलब अनुवादक भी चाहिए और अनुवादक के साथ प्रूफ रीडर की आवश्यकता है। यह 2024 का विज्ञापन है। आवेदन शुरू हो चुका है, 31 मई से शुरू हो गया है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 30/6, अर्थात 1 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ी जमा करने की अंतिम तारीख है 2 जुलाई तक। परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की गई, उसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। अब ये जो पद हैं, कुल 60 पोस्ट हैं, 60 वैकेंट पोस्ट हैं, जिसमें ट्रांसलेटर ग्रुप बी पोस्ट है और 20 जो पद है वह है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, मतलब दोनों। यह भी ग्रुप बी है। यह सिर्फ अंतर है, यह सुभाष सेल है न्यायालय का, वहाँ पर है। और ये दोनों पद लेवल 7 में हैं। लेवल 7 का मतलब होता है 44,900, अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पद है। सर, सीनियर ट्रांसलेटर का यह पद है, वेतन अच्छा है, तो आपके इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में और अधिक जानते हैं। देखिए, इसमें कैटेगरी की जो बात कही गई है, अनरिजर्व 26 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 11 है और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 7 है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो इस आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अगर आवेदन करते हैं बिहार के बाहर के लोग, तो आप इसमें केवल जनरल कैंडिडेट के रूप में आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए जो पात्रता रखी गई है, उसमें सबसे पहली पात्रता है कि आप भारत के नागरिक हों। अब तो चूँकि भारत सरकार ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया ऐसे देशों से जो लोग आए हुए हैं और उनको भारत में CAA के अंतर्गत नागरिकता दे दी गई है, ऐसे लोग भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। कैरेक्टर कहा गया है कि आप चूँकि हाई कोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, मतलब किसी सरकारी नौकरी से आपको निकाला हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि एक से अधिक पत्नी अगर हैं, जीवित हैं, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। फिजिकली आपको फिट होना होगा, मतलब कोई ऐसी बीमारी ना हो, और अगर OH का कोटा है तो उनको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन इसमें बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है और अनरिजर्व कैटेगरी तथा EWS के जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष तक का समय दिया जा रहा है और जो महिला हैं उन्हें 40 वर्ष तक का समय दिया जा रहा है। इसी प्रकार BC, EBC इन्हें 40 वर्ष का समय दिया जा रहा है। SC, ST को 42 साल और OH हैं तो 47 साल। इसके अलावा अपर एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट है। जो बिहार के लोग हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट ऑफ बिहार में है, उनको 5 वर्ष की अलग से छूट मिलेगी। तो यदि आप बिहार सरकार में सेवारत हैं तो आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। देखिए, क्वालिफ़िकेशन में आपसे मांगा गया है आप ग्रेजुएट हों विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ग्रेजुएशन में आपने एक विषय अंग्रेजी पढ़ रखा हो या अंग्रेजी में हो। इसके अलावा आपको हिंदी भी आती हो और साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, मतलब इसमें कंप्यूटर भी आना चाहिए सर्टिफिकेट के साथ। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग लॉ डिग्री, और अगर आप LLB वाले हैं या LLM वाले हैं तब तो आपका चोखा चोखा है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे उर्दू, मैथिली या संथाली जानते हैं उन्हें भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यदि आप उर्दू जानने वाले हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है कि जो लोग टेरिटोरियल आर्मी में रह चुके हैं मिनिमम 2 साल के लिए, या फिर जो बच्चे 20 सर्टिफिकेट NCC के प्राप्त किए हुए हों, इनको भी इक्विवेलेंट टू जो माना जाता है उसके अनुसार
इनको दिया जाएगा। आरक्षण की बात करें तो एससी को 16%, एसटी को 1%, ईबीसी को 18%, बैकवर्ड क्लास को 12% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को सबसे ज़्यादा आरक्षण बिहार सरकार देती है 35%, और ओएच यदि हैं तो 4% आपको आरक्षण मिलेगा। चलिए, यहाँ तक आने का मतलब है आप समझ गए कि कोई झमेला ही नहीं है, न तो आपको पीजीडीटी चाहिए न एमए चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अब हम सिलेक्शन की बात करें, इसका जो चयन होगा वह होगा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी जिसमें मिनिमम स्पीड 20 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग आपको हिंदी में करना होगा। टाइपिंग किस में करना है यह नहीं बताया गया, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, मतलब 3 फेज़ में होगा। अब क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या रहेगा? रिटन टेस्ट में आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी 40% और इंटरव्यू में 30% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप इसके लिए कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सिलेबस क्या होगा। सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, बताने जा रहा हूँ। इसके लिए फ़ी थोड़ा सा महंगा है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, बीसी हैं, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो 1100 रुपया दक्षिणा देना है। एससी, एसटी या ओएच हैं तो 550 रुपये का दक्षिणा देना है, जो आपको ऑनलाइन मोड में भी देना है। परीक्षा केंद्र आपको बिहार में ही लेना पड़ेगा, बिहार के बाहर नहीं है। और बिहार में भी पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर 3 ही शहर हैं जहां आप परीक्षा का चॉइस दे सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा कहां आप देना चाहते हैं। आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको आवेदन करने का लिंक दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। चलिए देखिए, सिलेबस की जैसे मैं बात कर रहा था, जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप 30 अंकों का होगा, और जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप यह भी 30 अंक का होगा, और जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज होगा, यह 20 नंबर का होगा। 30, 30, 60, 20, 80 नंबर, और कुल 45 मिनट की यह परीक्षा होगी। दैट्स ऑल। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको 32 नंबर बता ही दिया है। उसके बाद रिटन टेस्ट में अगला जो पड़ाव होगा वह होगा नेक्स्ट 15 मिनट शैल बी यूटिलाइज फॉर कलेक्शन ऑफ OMR शीट। मतलब परीक्षा की अवधि 45 मिनट है, 15 मिनट में आपका OMR शीट लिया जाएगा और फिर से दोबारा आपको जाना नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो पेपर 1 दे के भाग लिए, तब फिर आप भागे ही रह जाएंगे। फिर आपको ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश टू हिंदी दिया जाएगा जिसके 60 नंबर होंगे, और इंग्लिश टू हिंदी दिया जाएगा उसके भी 60 अंक होंगे। कुल 120 और 48 ले आना होगा। यह 2 घंटे की परीक्षा होगी, अर्थात 2 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा आपको परीक्षा सदन में बैठे रहना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें 20 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर पाएंगे। ये MS वर्ड में और MS एक्सेल में। इसके साथ आपकी इंटरनेट प्रोफिशिएंसी भी देखी जाएगी। मतलब MS वर्ड में करेंगे 10 नंबर, एक्सेल शीट में करेंगे 10 नंबर, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी में 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में उर्दू, मैथिली, संथाली इसके जो कैंडिडेट दिए होंगे उनको भी मिलेगा। आधे घंटे का इंटरव्यू होगा। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इंटरव्यू का अंक 20 नंबर आपके खाते में आएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे रिटन क्वालिफाई करने के बाद। और जनरल इंग्लिश में क्या क्या रहेगा देखिए, ग्रामर में आर्टिकल पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी एंड स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चर, कॉमन एरर, इडियम एंड फ्रेजेज आएंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपका जो पूछा जाएगा डिग्री लेवल का होगा, और उसमें व्याकरण होगा जिसमें शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद अपठित गद्यांश जो कॉम्प्रिहेंशन के रूप में आएगा, वर्तनी की शुद्धि, समानार्थी एवं विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में भी पूछा जाएगा। अब आते हैं जनरल नॉलेज और लीगल नॉलेज। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश, इतिहास, कल्चर, उनका भूगोल, उनकी राजनीति, उनकी आर्थिक दशा, और जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
करंट अफेयर्स में आएगा बुक्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट स्कीम, इम्पॉर्टेंट डेज, पीपल इन न्यूज़, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, अवेयरनेस टुवर्ड्स जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ एंड अवेयरनेस ऑफ नॉलेज ऑफ सोशल इम्पॉर्टेंस। ये सब अंग्रेजी में लिखा है तो अंग्रेजी में आएगा। और बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार की इकोनॉमिक पॉलिसी, बिहार की संस्कृति और सामान्य ज्ञान की भी जानकारी चाहिए। लीगल नॉलेज भी अलग से चाहिए, इसके ऊपर कभी चर्चा होगी।